मेरी तस्वीर। एक तस्वीर कभी सिर्फ तस्वीर नहीं होती, वो एक चेहरा होती है, एक कहानी होती है, एक दौर का दस्तावेज होती है। तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। कैमरा आने से पहले इंसान चित्र बनाकर इतिहास दर्ज करता था। कैमरा आया तो इतिहास ने एक नई आंख पाली, लेकिन उस कैमरे के पीछे खड़ा होना आसान नहीं, खासकर तब जब फोटो पत्रकारिता को लंबे समय तक पुरुषों का क्षेत्र माना जाता रहा। फिर आई कुछ लड़कियां जिन्होंने कैमरा उठाया, जोखिम उठाया और अपनी पहचान बनाई। उनमें एक नाम है सर्वेश। हजारों चेहरों को कैमरे में कैद करने वाले सर्वेश ने एक दिन कैमरे से निकलकर कलम भी उठा ली और लिख डाली देश की 35 महिला फोटो पत्रकारों की कहानी, कैमरे वाली लड़कियां। तो इस बार किताबनामा में मुलाकात उस लड़की से जिसने कैमरे में तस्वीरें और कलम से इतिहास दर्ज किया। लेखिका, पत्रकार और फोटो जर्नलिस्ट सर्वेश से एक मुलाकात। उत्तराखंड में भूकंप आया तो भूकंप मैंने कवर किया। उस समय जरूर ये लगा था कि हम क्या है, उस नेचर के आगे हम कुछ भी नहीं है। बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, मैं उनके बीच में भी गई थी। जंतर मंतर पे आराम से बैठे थे। तो कैमरा आपको थामना पड़ा, क्यों इस यात्रा पे निकलना पड़ा, थोड़ा सा बताएं ताकि उस स्थिति में बहुत सारे लोग फंसे पड़े, वो आपकी बातों से प्रेरणा ले पाए, समझ पाए। सबकी कहानियां अपनी अलग अलग हैं। मेरा आइडियल वो हर शख्स है जिससे मेरे को कुछ सीखने को मिले। कोई एक नहीं होता, हर एक में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, इसमें कुछ होता है, उसमें कुछ होता है। सर्वे जी, कोई तस्वीर बताइए जो आपके जहन में हो अब तक, जो हिलकोरता हो, वो तस्वीर नहीं होता सर्विस नहीं होती। नहीं, तस्वीरें तो बहुत सारी है कि जो मैंने एग्जीबिशन की थी उसमें महिलाओं पर की थी, फिर और भी एग्जीबिशन की थी, क्योंकि एग्जीबिशन करने का मतलब है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। वादे के अनुरूप हर शनिवार को एक नई हस्ती से आपकी मुलाकात कराता हूं जिनकी रुचि साहित्य में है, किताब लिखा करती हैं। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, आज उस हस्ती से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो कैमरे के पीछे वाली लड़की के तौर पे याद की जाती रही है आज से 3 दशक पहले। आज वो कैमरे के पीछे वाली ताई के तौर पे जानी जाती है। और दिल्ली हो, देश की राजधानी हो या कैलाश मानसरोवर हो, हर जगह पे लोग जानते हैं सर्वेश को। सर्वेश क्या है, कैसे फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखी, ये तमाम बातों पर उनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है सर्वेश जी आपका, आपने मुझे समय दिया। सर्वेश जी, सफर की शुरुआत कैसे हुई आपकी, ये बताइए। मुझे मेरे किसी एक व्यक्ति ने कैमरा गिफ्ट किया, तो मैंने कहा पता नहीं क्या है, इस कैमरे का गिफ्ट मेरे लिए वरदान हो गया। फिर उसको मैंने सीखा अपने आप, सेल्फ मेड सेल्फ टॉट हूँ। ये कब की बात है? ये 1990 में मुझे किसी ने कैमरा गिफ्ट किया था। इनसे बात करने के संदर्भ को क्लियर कर दूं, ये किताब आई है कैमरे वालियां, बड़ी मशहूर किताब इस लिहाज से है कि इसका संपादन मशहूर हिंदी साहित्यकार या पत्रकार कहें विष्णु नागर जी ने किया है। आमुख मृणाल पांडे जी ने लिखा है। आप समझ सकते हैं हिंदी में कितना कड़क या सख्त हस्ताक्षर है ये किताब। कैमरे वालियां, एक वैसी लड़की जो कल्पना से बहुत दूर की बात थी, कोई कैमरा थामेगी और कैमरा थामे हुए शोहरत हासिल करेगी, देश के तमाम हस्तियों को छुएगी, तमाम घटनाक्रमों को अपने कैमरे में कैद करेगी और एक मजबूत हस्ताक्षर बन जाएगी। सर्वे जी, कोई तस्वीर बताइए जो आपके जहन में हो अब तक, जो हिलकोरता हो, वो तस्वीर नहीं होता सर्विस नहीं होती। नहीं, तस्वीरें तो बहुत सारी है कि जो मैंने एग्जीबिशन की थी उसमें महिलाओं पर की थी, फिर और भी एग्जीबिशन की थी, क्योंकि एग्जीबिशन करने का मतलब है कि एक बच्चे की शादी करना और आपके पास काम होता है तभी आप दिखा पाते हैं। और उस एग्जीबिशन को लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं किसी एक तस्वीर की बात नहीं कर सकती हूँ। हाँ, कारगिल युद्ध में एक तस्वीर मेरी चुनी गई थी, INB मिनिस्ट्री ने उसको अवार्ड दिया था, क्योंकि कारगिल वॉर में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सफर के बारे में थोड़ा सा बताइए, अब तक के सफर के बारे में, पत्र जब से कैमरा थामी तब से, उसके बाद चलेंगे उससे पहले की स्थितियों पर। कैमरा, देखिए कैमरा एक अमीरों का है कि आप उस समय बहुत खर्चा होता था, महंगे कैमरे आते थे, रोल डेवलपमेंट ये सब होता था, अमीरों का खर्चा था।
उसको लेके शुरू में जो किया, बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि जुनून था कि आपको फोटोग्राफी करनी है। लोग जब पहली बार मेरे अखबार में नाम छपा नवभारत टाइम्स में, तो मैं सबको दिखाती थी नाम छपना कोई बहुत बड़ी बात है। तो वो नाम छपा जंगल में आग का। गोविंद सिंह एक थे, वो फीचर एक्टर थे, उन्होंने कहा कि सर्वेश तुम्हारे पास कोई ऐसी तस्वीर है जो जंगल में आग लगी हो? तो मैंने कहा बिल्कुल है। और फिर मैंने उनको दी और नाम जब छपा मैं सबको दिखाती थी, देखो देखो मेरा नाम छपा है, मेरा नाम छपा है। तो इससे जब वो जुनून था कि वो आगे बढ़ता गया, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में भूख, कपड़े, ये सब नहीं था, कैमरा था। अब उत्तराखंड के जंगल की आग की बात। जी, मैं उत्तराखंड के जंगल की आग की बात कर। फिर उसके बाद उत्तराखंड में भूकंप आया, तो भूकंप मैंने कवर किया। भूकंप में मेरी जब 50 से ज़्यादा फोटो पब्लिश हुई तो मेरे को और हौसला मिला। और फिर तो काम, लेकिन उस काम को करने के लिए, खर्चा उठाने के लिए वो स्ट्रगल था। पेट में नहीं था खाना, लंगर में खाना खाया, लेकिन एक फ़ोटो छपनी थी। मेरे बारे में ये जरूर कहते थे कि सर्वेश को अगर बोल दो तो काम जरूर करके लाएगी, अगर नहीं मरी हो तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। वादे का बहुत ये था, चाहे आंधी आए, बारिश आए, कुछ आए, तो ये काम करके मैं देती। तो शायद लोगों ने इसलिए मेरे सिंसियरिटी, मेरे जुनून को लोगों ने पहचाना और काम भी लोगों को पसंद आया, तो मेरे को काम मिलता गया। पत्रकारिता के बारे में बहुत सारे अपनी अपनी रायें हैं। लोग कहते हैं पत्रकारिता अलग अलग तरीके की, आप खबरों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन तस्वीरें हमेशा सच बोलती हैं। इस लिहाज से सर्वेश पत्रकारिता के उस अध्याय को पकड़ी रही जो हमेशा सच बोलती रही, तस्वीरों के हवाले, हर घटनाओं के हवाले। और कोई ऐसी घटना जो बता सके दर्शक को, जो खींचते वक्त या तस्वीर लेते वक्त आपको लगा हो, मानवीय संवेदना जागी हो, आपको लगा हो कि ये तस्वीर छपनी नहीं चाहिए, छपनी जरूर चाहिए? जैसे भूकंप में मैंने कवर किया गुजरात, और इसका अर्थक्वेक कवर किया था उत्तरकाशी का। उस समय जरूर ये लगा था कि हम क्या है, उस नेचर के आगे हम कुछ भी नहीं है, और उस नेचर हमें किस तरीके से, तो वो फोटो जरूर मुझे काफ़ी व्यतीत किया था। और फिर सूखा मेरे को काफ़ी ये लगा था कि 2-3 किलोमीटर लाइन में लगी हैं। गुजरात का सूखा कवर किया और मैंने वहाँ का ये बांदा का सूखा कवर किया। और उस समय में मैं देखा पानी के लिए लोग कितना तरस रहे हैं, और एक तरफ ये है, तो हम नेचर को जो नष्ट कर रहे हैं ना, ये हमारी ही गलतियाँ हैं, हम पानी का वेस्ट ना करते हैं। तो वो मुझे बहुत ये तस्वीर लगी। जैसे कारगिल युद्ध में भी है, जिस दिन टाइगर हिल पे ऑपरेशन था, मैं बंकर में थी बरखा दत्त के साथ ही। तो और सुबह जब देखा शेल आके डला, और सुबह देखा कि हमारे 4 जवान की डेथ हुई है। तो उसी फोटो पे मेरे को शेल जा रहा है उसके टाइगर हिल की तरफ, तो उस पर मेरे को अवार्ड मिला। फोटो तो 100 से ज़्यादा छपी उस समय। हाँ, उस समय मेरी बहुत ही, मरने के लिए कौन जाता है, तो मैं रिस्क थोड़ा सा इन चीज़ों का उठाती हूँ। काम है, देखा जाएगा जो होगा। तो मानवीय त्रासदी में, हाल के मानवीय त्रासदी में, ये कोविड का टाइम था, उस समय बहुत सारे तस्वीरों को खींचने का मौका लगा होगा आपको, वो कैसी तस्वीरें थी? कोविड के टाइम में मैं ज़्यादा नहीं घूमी हूँ, क्योंकि मैंने किसान आंदोलन को ज़्यादा कवर किया है। और 1-2 जहाँ शमशान घाट है वहाँ मैंने गई, तो वहाँ मैंने देखा इतनी लाशें मैंने कभी जलते हुए नहीं देखी। इधर भी लाश जल रही है, उधर भी लाश जल रही है। मैंने पीपी किट वगैरह कभी नहीं पहना, हाँ मास्क जरूर लगाई, वो स्मेल आ रही थी। अंदर था तो उधर भी लाशें थी, और लाइन में लाशें लगी हुई थी गाड़ियों की कि लोग जलाने। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा ये किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मानव द्वारा क्रिएट किया गया था, अब पता नहीं, वो मुझे बहुत ज़्यादा व्यतीत करता है कि इतने लोग मरते हुए कोरोना में देखा है। हॉस्पिटल में तो मैं खैर नहीं गई हूँ, क्योंकि उसमें पीपी किट पहननी होती है काफ़ी, वो मेरे बस का नहीं है। अभी हालिया 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पे, उसकी तस्वीरों के बारे में कुछ बात कर रही थी आप, वुमेन्स प्रेस क्लब में थी, क्या कैसी तस्वीर? हाँ, उसमें भी राइस्टा रोड पे मैं फोटो कर रही थी, तो वो टीयर गैस एकदम अचानक आके गिरी, और जो वो टीयर गैस आके गिरी, आप मानेंगे नहीं, मतलब मेरे से ज़्यादा दूर नहीं था, तो सब बच्चे आराम से कर रहे हैं, कुछ नहीं था, पीछे से आके एकदम टीयर गैस लगी। मेरी भी आंखें, मेरी वायर ने भी फोटो छापी थी, किसी ने मेरी फोटो खींच ली थी।
तो वो मुझे बहुत ये लगा कि उस समय प्रशासन की बहुत गलती थी। बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, मैं उनके बीच में भी गई थी, जंतर मंतर पे आराम से बैठे थे। एक चीज़ और है जो मैंने किसान आंदोलन में जैसे देखा कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे जो देखा, ये बच्चे मैं बता नहीं सकती इतने पढ़े लिखे समझदार हैं, सब एक दूसरे की हवा कर रहे हैं और खाने को बड़े पूछ रहे हैं। बुजुर्ग जो मैं थोड़ा सा बाल सफेद है तो इतना रिस्पेक्ट किया उन बच्चों ने, मेरे को घर में भी क्या रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इसीलिए मैं ये आंदोलन इन बच्चों का आंदोलन, मेरे को लगता है कि इनको इतना पानी सर से ऊपर हो गया था, ये इसलिए सड़क पर आए, नहीं तो ये अपना मस्त में रहते थे। देखिए इतनी ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, तो बच्चों को सड़क पे आना ही था। ये फोटोग्राफर के नाते बताइए थोड़ा सा, जैसे मैं शुरू में बोला कि जब मैंने देखा कैमरे के पीछे की लड़की, काफ़ी आकर्षक लड़की, एक लड़की होने के नाते, या नारीवादी की बात नहीं करूंगा, आपको कभी ऐसा लगा कि आप पुरुष होते तो ज़्यादा बेहतर फोटोग्राफर, ज़्यादा एक्सेस कर पाते, नारी होने की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी थी उस दौर में या आने वाले दौर में जो होने वाली है? पहले जरूर दिक्कत होती थी, आजकल नहीं। एक तो आजकल हर कोई फोटोग्राफर हो गया है और पहले जरूर देखते थे कि एक कैमरे गले में लटका के और जा रही है, ये थोड़ा भीड़ में जो फोटोग्राफर भी होते थे तो कौन ही और ये सब जान के कुछ का कुछ कमेंट्स करते थे, तो उसको मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर ध्यान देती तो शायद मैं उसी में उलझी रहती थी। आजकल के बच्चे जो मैं देख रही हूँ, जो पढ़े लिखे हैं, अधिकतर ये नहीं कि जो शराब पी के कांवड़ उठा रहे हैं, वो नहीं, ये वाले पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बड़ा आदर भी करते हैं, कैमरे का भी करते हैं, कैमरे के पीछे वाले का भी करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप और महिला होने का थोड़ा सा एक इसका थोड़ा फायदा होता है कि एक्सेस आसानी से देते हैं। जी बार बार जब पढ़ रहा था आपकी इस किताब को, बार बार मैं चाहूँगा दर्शक भी, जब हमारी आपकी बातचीत हो रही है, किताबनामा की हिस्से में बात हो रही है, ये दूसरा एडिशन आया है, ये कैमरे वालियाँ का दूसरा एडिशन आया है, बिना वाणी प्रकाशन की किताब है, जरूर खरीदें। लेकिन जब देख रहा हूँ मैं, इसमें मृणाल पांडे लिख रही, एक संघर्षशील महिला है आप, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए कोई बात कह पाएंगे? जितनी विकट स्थिति से आप निकल के आई हैं, क्या स्थितियां थी, क्यों कैमरा आपको थामना पड़ा, क्यों इस यात्रा पे निकलना पड़ा, थोड़ा सा बताएं, ताकि उस स्थिति में बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं, वो आपकी बातों से प्रेरणा ले पाए, समझ पाए कि सशक्त हस्ताक्षर पढ़ने के लिए बहुत सारी वेदनाओं को झेलना पड़ता है और उसे पार पाना पड़ता है। आप खुद ब खुद बताएं तो लोगों को। मुझे लगता है मैं एक सिंपल हाउसवाइफ, मेरी लाइफ दो है, एक सिंपल हाउसवाइफ और एक ट्रैवलर। तो सिंपल हाउसवाइफ जो घूंघट निकाल के रखती थी, घर में पूरी गृहिणी टाइप की थी, 10 साल मैंने अपने ऐसी जिंदगी बिताई है। तो मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी और घर से कुछ घटना ऐसी हो गई थी कि मेरे को एकदम 10 साल बाद मुझे लगा मेरे को अपने वजूद बचाने की जरूरत है, और बचाने के अलावा पहचान दिलाने की जरूरत है, क्योंकि मैं एक अच्छी सुघड़ गृहिणी थी, अच्छा काम ये करती थी, फिर भी उसके बावजूद अगर लताड़ मार पड़ती है तो सोचने को मजबूर कर देती है। तब मैं घर से निकली, शेल्टर होम में रही और 11 साल की पास करते ही मेरी शादी हो गई थी, और उस समय तो नहीं थी, मैंने बाद में ग्रेजुएशन किया, 4 साल में किया, क्योंकि कंपार्टमेंट आती रहती, फोटोग्राफी भी करनी थी। तो उस समय मुझे किसी ने मेरे को कैमरा दिया, जब मैं घर से निकली, शेल्टर होम में रही, वहाँ किसी एक से मुलाकात हुई, आलोक नाम के व्यक्ति से ही। तो आलोक ने मुझे कैमरा दिया, कहते तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम बड़ी डिबेट भी कर सकती हो और बड़ी एक्टिव हो। तो उन्होंने मुझे कैमरा दिया और कैमरे से फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, खुद सीखा, खुद ये करा। तो मेरी है कि एक सिंपल हाउसवाइफ से, तो मेरे बाल लंबे थे, बिंदी लगाती थी, काफ़ी घूंघट में रहती थी, और एक आज वाली लाइफ की मैं कई कंट्री घूम चुकी हूँ, माउंटेनियर हूँ, ट्रैकर हूँ। तो ट्रैवलिंग का मेरे को बहुत था कि घर में कैद होने वाली, एक खुले आसमान में उड़ने वाली। सर्वेश, अपनी कहानी बड़े सही अंदाज में, मार्मिक कहानी है, जो कह पा रही है, कितना नहीं कह पा रही है, मैं भी नहीं उकेरना चाह रहा हूँ, अतीत हर इंसान का होता है, उसे समझना हो तो इस किताब में पढ़ना पड़ेगा आपको, इसमें जानना पड़ेगा सर्वेश की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और इन्होंने कैसे मकाम तय किया। जब इनकी यात्रा के 36वें साल हम बात कर रहे हैं इस पूरी स्थिति पे,
तो जिस कठिन परिस्थिति से निकल के आई हैं और नेशनल वाइड या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बहुत सारी तस्वीरें छपी हैं, बहुत सारी चर्चा में आई, तो एक हस्ती वहां तक पहुंचता है, उसके पैर कोई बांध नहीं पाते, अपनी परिस्थितियों से लड़ता है और आगे बढ़ता है। इसके बारे में मृणाल पांडे ने भी काफी हद तक लिखा है और विष्णु डागर ने जो संपादन किया तो समझ सकते हैं उस बातों को कितने कायदे से उभार कर लाया गया है। बहुत प्रेरणापद किताब है। अच्छा अनूप जी, एक बात बताऊं, इसमें मेरी कहानी नहीं है। पहले एडिशन में मैंने अपनी कहानी नहीं लिखी थी, औरों की लिखी थी। तो सबने कहा कि तेरी तो बहुत जरूरत है, तो इसलिए मैंने सबसे आखिर में दिया। सबकी कहानियां अपनी अलग अलग हैं। फोटोग्राफर निकलना बाहर मतलब आपको मतलब ये करना है, अपनी जगह बनानी है। हर औरत की, इसमें 35 महिला फोटोग्राफर है, हर औरत की अपनी कहानी है, हर लड़की की अपनी कहानी है। ये 35 के 35 राष्ट्रीय फलक पे काम कर रही हैं, किनारे से भी काम करना लड़कियों के लिए आपने? ज्यादातर मैंने वही कर रही है जो नेशनल इंटरनेशनल फेम की लड़कियां हैं, जिनके काम को पहचान मिली है वजू। तो ये कहानी हर किसी की इंटरेस्टिंग है। इसमें जैसे एक लड़की ने बोला कि मेरे कलीग्स उसके कपड़ों को लेकर बड़ा अच्छी कशी करते थे। एक ने बोला कि जैसे मैं जब शुरू में आई थी तो मेरे कभी बाल खींच देना, ये कर देना, तो उस समय वो आज वो अच्छी फोटोग्राफर है टाइप उसमें कोलकाता में। तो ऐसे बहुत हर औरत की अपनी कहानी है। तो ये एक अभी जो भी मैंने लेटेस्ट इसमें सेकंड एडिशन में जोड़ी है, हाथरस में जो केस हुआ था उसकी सबसे ज़्यादा चर्चित तस्वीर उस लड़की ने की थी। मंडल है जी, आप ये पुस्तक में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो आप ये कहानी सबको याद है। हाँ। तो इसमें एक से सबके और काम देखिएगा, काम अलग हटके है। हर लड़की ने अपना जो काम किया है, हर स्तर पे है, कम है लेकिन अपनी पहचान बना रही हैं लड़कियां। सर्वेश, आप बताइए बातचीत के सिलसिले में, नए युग में जब AI का दौर आ गया है, बहुत सारे कहते हैं AI के जरिए तस्वीर का वास्तविक पहचान नहीं रहता है, उसको इन्हांस किया जाता है, घटाया जा सकता है, विरूपित किया जा सकता है। तब ये दौर फोटोग्राफर्स के लिए कितनी चुनौती हो रहा है? देखिए AI उसी पर ये करता है कि आप कोई फोटो ये करते हैं, थोड़ा इतना सा हुआ तब उसको AI इतना सारा कर देता है। और अब तो खैर उसकी भी जरूरत नहीं है, आप स्क्रिप्ट लिखिए, आप ये करिए, AI का तो अलग है। हर दौर में हर एक की अपनी पहचान है। जैसे हमने ब्लैक एंड वाइट से शुरू किया, फिर कलर नेगेटिव आया, फिर डिजिटल आया, अब मिररलेस आ गया कैमरा, अब AI आ गया है। हर दौर में अलग एक बात मैं बताऊं आलोक जी, क्रिएटिविटी की अपने हर दौर में रहा है। आप क्रिएटिव बनिए, देखिए, आप उससे खेलिए अपना। और आजकल तो हर कोई कैमरा पर्सन बन गया है और उसमें अपने क्रिएटिविटी कोई दिखाए तो एक अलग बात है, क्योंकि आज हर कोई कैमरा पर्सन बन गया है। तो अच्छा है। लेकिन एक चीज़ और मैं ये कहती हूँ, जो आजकल के कई लोग सेल्फी के लिए ज़्यादा है, क्योंकि सेल्फी से आप हटाइए, हर जगह न्यूज़ है। एक मैं छोटी सी बताऊँ कि एक पेयर गया हुआ था समुद्र के किनारे, ये कर रहा था जलता हुआ हवाई जहाज। उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया, वो जलता हुआ हवाई जहाज समुद्र में आके गिरा। तो कैमरा पता नहीं कब कहाँ क्या मिल जाए, इसीलिए आपको हमेशा अलर्ट, हमेशा आपको ये रहना है कि कब कहाँ क्लिक हो जाए। आजकल तो बहुत इजी भी हो गया है, लेकिन आपको खोलना पड़ेगा, अपना मन मस्तिष्क खोलना पड़ेगा। जो तंग दिल ना हो गए अपने सेल्फी से ना करके, तो आप देखिए जरा दुनिया जहान में फोटोग्राफी है। आप ब्लैक एंड व्हाइट से चलते चलते लोग इंस्टा के दौर में चले। हाँ, इंस्टा। हर मोमेंट को लोग, हर बच्चा बिना किसी ट्रेनिंग के कैद कर रहा है। उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे उन नए बच्चों के? नहीं, हम तो खुद उनसे सीखते हैं। जो आजकल के नए बच्चे हैं, क्रिएटिविटी उनकी देखिए। अभी इसमें देखिए ना, वो जो एक छोटी लड़की है, उसने बताया, मोदी को समझाया इस बात को लेके कि किस तरीके से हम सिर्फ यही नहीं करते हैं, हम पढ़ाई में भी हैं, हम योगा में भी हैं। उसका मैं नाम भूल रही हूँ, जो अपना लैपटॉप पर दिखाती है। देखिए ना, आजकल क्रिएटिव बच्चे हम सीखते हैं बच्चों से। जो ये नई टेक्निक आई है, जो हमारे को नहीं पता थी, हम उनसे सीखते हैं। तो इसीलिए सीखने की ना उम्र होती है और ना ही उम्र ये होती है। आपको अगर मुझे नहीं आता, हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो आजकल के बच्चे, एक बड़ी अच्छी बात है, आजकल के बच्चे सिखाने में बड़ा खुश होते हैं। कुछ ज़्यादातर बच्चे, अरे आंटी हम सिखाते हैं, ये करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब ये नई टेक्निक आई है, उनसे सीखी है।
तो मेरे को अच्छा लगा है कि आजकल की अलग पहचान, हमने अपने ज़माने में अलग पहचान बनाई और आजकल के बच्चों को ईजी हो गया, लेकिन उनका दिमाग बड़ा तेज है। सर्वेश जी, जो शुरुआती दौर में जो कैमरा और फोटोग्राफर की बात या चित्रकारी की बात हम लोग जब पढ़ा था तो मोनालिसा की तस्वीर के बारे में कहते हैं, उसको जो खींचा या जिसने भी बनाया उसकी पहचान लोग अभी भी उसकी व्याख्या करते हैं। इसी ढंग से रघु राय की तस्वीर फोटोग्राफी की भोपाल गैस की बात करते हैं। आपकी बहुत सारी तस्वीरें चर्चित हैं, तो आपका आइडियल कौन सा रहा, ये थोड़ा सा बताइए। मेरा आइडियल वो हर शख्स है जिससे मेरे को कुछ सीखने को मिले। कोई एक नहीं होता, हर एक में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, इसमें कुछ होता है, उसमें कुछ होता है। आपसे भी सीखने को मिल जाए, सबसे सीखने को मिलता है। तो मेरा आइडियल कोई एक नहीं है। जो भी अच्छा क्रिएटिव काम कर रहा है, जैसे मेरे आइडियल अगर मैं ये देखा जाए तो कमलेश्वर जी हैं, विष्णु नागर जी हैं, और मैं इतना खुश होती हूँ। मतलब इतने बड़े लोग हैं ये लोग, लिखाई में नहीं, दिल दिमाग के भी बड़े हैं। कि जो काम में अपना है, मेरा वही मेरा आइडियल है। जो चमचागिरी करे वो सब नहीं, जो काम में। पूरा वीडियो का दौर आ गया। हाँ। लेकिन जब आप लोगों ने हस्ताक्षर किया वहाँ कैमरा, स्टिल कैमरा के जरिए, ब्लैक एंड व्हाइट से जो एक मोमेंट को कैच करना, तमाम बड़े पत्रकार उस मोमेंट को कैच नहीं कर पाते जो आपकी तस्वीरें कैच कर जाते। वो नजर कैसे बनाई आपने, कैसे तराशी हो, थोड़ा बताइए। हर फोटोग्राफर की अपनी नजर होती है। एक व्यक्ति, एक सब्जेक्ट होता है, उसको अलग अलग खींचने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे प्रवीण जैन का हम भी ये देखते थे कि वो भीड़ से अलग हटके फोटो खींचता था। तो सबके नजरिया अलग अलग है, सबके सोच, आपकी सोच आपके फोटो में आती है। तो आपकी जो सोच होगी उसी एंगल से हम फोटो खींचेंगे। तो मैं तो ट्रैवलर माउंटेनियर रही हूँ पूरा, और इसमें ज्यादा कैलाश मानसरोवर की पैदल। अरे मेरे को बोले कि नहीं, आप सीनियर सिटीजन है, आप पैदल नहीं जाएंगे। मैंने कहा ये किसने कहा है? कि कहते आप लिख कर दो। मैंने कहा मैं लिख कर देती हूँ। तो पैदल गई। बहुत 1 घंटे तक मेरे से बहस होती रही कि नहीं, आपको नहीं जाना, आपको घोड़ा करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल घोड़ा नहीं करूंगी। नहीं किया मैंने घोड़ा, बहस की, नहीं किया। अगर ये उत्कंठा जग गई हो सर्वेश, तो मैं आपके व्यक्तिगत जीवन तरफ लोगों को ले जाना चाहता हूँ। देखने वाले सोच रहे होंगे कि हम आप बातचीत में उस हिस्सा को एस्केप कैसे कर गए। इसमें ये पढ़ रहा था मैं आखिरी हिस्से में जो इनके बारे में, इनको अपने दाम्पत्य जीवन में इतने झटके लगे, पति ने किस ढंग से इनके साथ व्यवहार किया, कैसे इनको छत से फेंकने की बात हुई, ये तमाम चीजें हुई, और तब जाकर के घर से छोड़ गई वो दाम्पत्य जीवन को, बाहर निकल आई और इस मकाम को तय किया। उस समय जिस समय ये आई, उस समय बड़ी विकृत स्थिति थी। आपने 35 कहाँ से ढूंढ लिए पता नहीं। बिल्कुल इने गिने चुने पत्रकार, महिला पत्रकार हुआ करती थी, और उसमें पत्रकारों में महिला फोटोग्राफर पत्रकार, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट थी। जब सर्वेश को मैं एक्टिव होते हुए देखता था, उस हिस्से को थोड़ा बता पाया अगर तो। इसमें पुरानी जो मैं ही हूँ, और एक सरस्वती थी जो छोड़ चुकी थी, वो मेरे से पहले वो थी दूरदर्शन की। हाँ नहीं, दूरदर्शन की नहीं थी, सरस्वती फोटोग्राफर थी, साड़ी पहन के फोटो करती थी। होमई बिहार वाला पहली थी, दूसरी सरस्वती आई थी। और फिर उसके बाद तो जैसे मैं शिप्रा दास को चाहती थी, लेकिन शिप्रा दास ने मेरे को इंटरव्यू नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया, मैं उसको बहुत मिन्नतें करती रही, अब नहीं दिया। तो उसकी भी स्टोरी ज़्यादा अच्छा था। तो आपने क्या पूछा था? मैं पूछ रहा था आपकी जीवन की त्रासदी के बारे में, क्या दिक्कतें आई थी जिसकी वजह से आपने यहाँ आई? अब देखिए 10 साल वो मैं उसको तरफ जाना इसलिए नहीं चाहती कि वो मतलब अंधेरे वाले दिन थे, नहीं जाना चाहती कि उसमें अगर मैं उसको ही याद करती रहती, शायद उसी ने मेरे को प्रेरणा दी कि नहीं 10 साल बाद तुझे इतना अत्याचार बहुत हो गया, निकलना है। तो 10 साल लगे। कोई औरत अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, मजबूरी में छोड़ती है। और पेरेंट्स ने पहले ही मना कर दिया था कि अगर तुम झगड़ा करके आओगी तो लोग क्या कहेंगे। और उनको लोगों की चिंता थी उनकी, क्योंकि बहुत सारी बेटियां थी, एक तो थी नहीं, तो इसीलिए ठीक है, मैं पाठकों पे छोड़ता हूँ। और मैं आपके आसपास मिली जुली कोई कहानी लगी इन 35 कैमरों वालियों में, किसी और की ऐसी त्रासदी लगी जो आई घर से इसी स्थिति में निकल करके? मैं सिर्फ, मेरा मकसद है कि नए दौर के बच्चे सीखें, जीवन में जो कठिनाई आती है वो वरदान के साबित हो जाती कई बार। मेरे जितनी तो खैर नहीं आई थी कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बाय चॉइस नहीं आई हूँ, बाय चांस आई हूँ। तो उतना ही है, लेकिन सबकी अपने, हर औरत की अपनी संघर्ष की कहानी है।
इसको नहीं ये कर सकते कि उसकी ज़्यादा उसकी कम है, ऐसा नहीं मैं बोल सकती हूँ। हर लड़की की अपनी कहानी है। और दूसरा एक बात और भी है ना, अब जैसे मैं फोटोग्राफी बेशक कम कर दी है, लेकिन मैं अब 5 किलोमीटर दौड़ती हूँ, एथलीट्स हो गई हूँ, दौड़ती हूँ, कई मेडल ला चुकी हूँ। तो पीछे की तरफ क्यों जाना है यार, पीछे गया तो गया, अब आगे बढ़ना है, आगे देखना है और अपनी ये ठीक कर गया। मैं अभी नियर 70 हूँ और 70 में भी अभी लोग करने लग जाते हैं। नहीं, अभी 5 किलोमीटर रोज़ दौड़ती हूँ, डिसिप्लिन से रहती हूँ, बहुत डिसिप्लिन से रहती हूँ, बैक को देखती नहीं। ये आपकी है। कई बातों से लोग क्या संदेश लेंगे वो उन सब पे है, जितने मस्तिष्क उतने संदेश। लेकिन मेरा आग्रह है कि कैमरे वालियाँ इस किताब में जाइए, गुजरिए, उन 35 शख्सियतों के बारे में जानिए जो विकृत स्थिति में इस पुरुष प्रधान समाज में आकर के हस्ताक्षर करती हैं, कैमरा थामती हैं और नेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल अपनी पहचान बना देती हैं। बहुत बहुत। मुझे एक बात और कहनी थी कि हम औरतों को जो दबाया जाता है ना कि लोग क्या कहेंगे, हमें उस पे नहीं जाना। लोग क्या कहेंगे, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या हैं। शुरू में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा आपको लांछन ये सब लगाते हैं, लेकिन आपको आगे ये करना है तो कोई नहीं कहेगा। अगर लोगों की इतनी चिंता होती तो लोग उन चोर उचक्कों को क्यों नहीं कहते, किसी कमजोर को ही क्यों कहते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि नहीं, अपनी पहचान अपने के काम से है। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश आपका। मैं चाह रहा था कैमरे के पीछे जो लोग होते हैं उनकी कहानी एक लड़की के सहारे कही जाए। बहुत कुछ कह गई सर्वेश, प्रेरणा भी दे गई कि कैमरा थामो, निकल जाओ, दुनिया को खुद और कैमरे की नजर से देखो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।